प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। कृषि कानून को लेकर कर सकते हैं बात। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी बोल सकते हैं पीएम। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक। किसानों ने संसद कूच और ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। 4 दिसंबर को दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। नूंह में हरियाणा प्रगति रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया संबोधित। नूंह वासियों को दी करोड़ों की सौगात। करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल बैठक में हुए शामिल। 12 दिसंबर को होने वाली रैली पर हुई चर्चा। और वल्लभगढ़ में डीएपी के बाद यूरिया की किल्लत आई सामने। खाली हाथ लौट रहे यूरिया लेने पहुंचे किसान। कहा केंद्र संचालक ने स्टॉक खत्म होने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खबर एट 10 में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जो यहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी छोटी टोली की हुई बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा की गई। जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल पर विस्तार होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई, जहां बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। बता दें कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी इस दौरान चर्चा की गई। हरियाणा के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी छोटी टोली की यहां बैठक हुई है, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये बैठक की गई। मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी इस दौरान चर्चा की गई। जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद नजर आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छोटी टोली की बीजेपी की तरफ से बैठक की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद नजर आए, जहां हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी की गई और हरियाणा में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद थे। मंत्रिमंडल फेरबदल पर बैठक में चर्चा हुई। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां चर्चा की गई, तो वहीं अब जल्द ही यहां पर फेरबदल मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई है। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, छोटी टोली की यहां पर बैठक हुई है। जल्द ही फेरबदल हरियाणा मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक कल देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री रविंद्र राजू मौजूद रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 दिसंबर को फिर हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक होगी। बिल्कुल, यहां पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जो बैठक हुई है, इसमें मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा हुई है। क्या कुछ फेरबदल इस दौरान हरियाणा के मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों के मुताबिक 3 नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल विकेश, इस दौरान 3 नाम जो सामने आने की बात कही जा रही है। अब देखना ही होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को फिर से हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक होगी। इस दौरान क्या कुछ नया सामने आता है और बहुत जल्दी अब हरियाणा में मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। फेरबदल पर इस दौरान चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी छोटी टोली की यह बैठक हुई है, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल फेरबदल पर इस दौरान चर्चा हुई और जल्द ही हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव होगा।
बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला छावनी में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम पर पहुंचने पर निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने राज्यपाल का शॉल भेंट कर स्वागत भी किया। वहीं निसा के शिक्षा के क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि इस मंथन कार्यक्रम में देश के सारे स्कूलों को डिजिटल करने का भी ऐलान किया गया। वहीं कुलभूषण ने बताया कि कोविड के दौरान जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, इसी को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है। तो वहीं राज्यपाल ने समिट आयोजित करने पर निसा को शुभकामनाएं भी दी। ऑनरेबल गवर्नर कि पेंडेमिक के दौरान क्या लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ और कैसे उसको सही किया जा सकता है, तो महामहिम राज्यपाल जी को इस पर निमंत्रित किया गया था और इसमें लॉन्च किया गया लॉन्च माई कैरियर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे बच्चों को कैरियर में जो है कैरियर चुनने में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मदद मिलेगी और सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी फैसला निसा ने इस मंथन कार्यक्रम। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह के गांव महू चोपड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए जिले को कई बड़ी सौगात दी। सीएम ने अपने आधे घंटे से ज्यादा भाषण के दौरान पूर्व विधायक नसीम अहमद और अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष की लगभग 52 मांगों में से ज्यादातर परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए मेवात जिले के लिए अपनी घोषणाओं का पिटारा भी खोला। लोगों का देश के साथ जो प्यार है, मादरे वतन के साथ जो प्यार है, जो मांगे मेरे पास आई हैं सब हम डिपार्टमेंट में ले जाकर के उनकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे। जो फिजिबल होगी सब कराएंगे। इसलिए हर एक की चर्चा जरूरी नहीं करनी होती, जितनी चर्चा की है वो आप नोट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो जितने 3 विधानसभा क्षेत्रों में कितने करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आ जाती है? लगभग मुझे लगता है 600 करोड़ रुपए के आसपास की योजना है। अगर मैं उसको मिला लेता हूँ मेवात डेवलपमेंट फीडर कैनाल को, तो उसके नाते से लगभग 600 करोड़ रुपए का काम आ। वहीं सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। बता दें कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि 29 नवंबर को होने वाला संसद कूच अब नहीं होगा। किसान 4 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान और कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव के बाद ये फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च नहीं किया जाएगा। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एमएसपी का पर कानून नहीं बनाया जाएगा, किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे और लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। जो भाजपा है भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही है। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे।
बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस ने बैठक की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ और भी तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। वहीं बैठक में दिल्ली में 12 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस रैली करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस महंगाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी। पूरी तरह से तैयारी है। हर बार हरियाणा में पूरी पार्टिसिपेट होती है, पूरी तरह से। जी 12 तारीख को रैली है, केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में होने वाली है और ये महंगाई का मुद्दा ऐसा है जिसे कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर उठाया है जन जागरण अभियान के तहत। और संसद का सत्र भी होना है, उसमें भी संसद में भी ये बात उठाई जाएगी। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है। कि हरियाणा की भागीदारी किसी भी प्रदेश से कम नहीं होगी, आगे होगी। माननीय हुड्डा साहब और शैलजा जी के नेतृत्व में इन दोनों की जिम्मेदारी है, नैतिक और हर लिहाज से इन दोनों की जिम्मेदारी है। इन्हें इस बैठक को, हरियाणा की भागीदारी को सफल बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है। सर, तो कांग्रेस दिल्ली में रैली करेगी। बता दें कि 12 दिसंबर को यह रैली होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। वहीं सरकार को अब महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस रैली के माध्यम से घेरने जा रही है। बता दें कि इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद नजर आए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। बता दें कि विवेक बंसल ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई है। सैनी ने कहा कि देश में इतना अंधविश्वास फैल गया है जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। हजारों संतों और महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन हम पत्थरों के पुजारी हैं। हमें अंधविश्वास को लेकर डराया जाता है, आत्मा को अजर और अमर बताया जाता है। राजकुमार सैनी ने यह भी कहा कि देश के लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर लूटा गया है। ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात है। अगर आप यूं कहेंगे कि बरसाती मेंढक तो बरसात में रहते हैं, हम तो फॉरएवर रहते हैं। हमारी तो पार्टी काम कर रही है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, पंजाब में अभी हमने संगठन नहीं खड़ा किया, इसलिए हम वहां अभी नहीं गए। लेकिन उत्तराखंड में भी काम चल रहा है और हरियाणा में लिए। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को आगामी सत्र से टैबलेट प्रदान करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर जिला फतेहाबाद के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने खुशी मनाई है। वहीं उप प्रधानाचार्य अंजू रानी का कहना है कि पिछले काफी समय से कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा, लेकिन अब नई तकनीक के साथ बच्चे शिक्षा की जानकारियां हासिल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल का स्टाफ भी टैबलेट के माध्यम से अपडेट रहेगा। और अब बात महम की करेंगे, जहां सेमाड़ गांव के सरकारी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन सेमाड़ गांव से हॉकी कोच द्रोणाचार्य अवार्डी प्रतिभा के मान सम्मान में किया गया। वहीं गांव के शिक्षक सतीश सिवाच और डीपी राज्यपाल ने बताया कि कार्यक्रम में गांव के आईएएस लेवल के सभी व्यक्तियों के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे गांव से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सके। वहीं अर्जुन अवार्डी प्रतिभा ने बताया कि आज मेरे गांव में इतना मान सम्मान मुझे मिला, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। भीष्म पितामह श्री भीम सिंह जी एक दिन उसने देखा
आसमान में। आज के कार्यक्रम जैसा राज्यपाल भाई साहब ने बताया कि बच्चों को स्पेशली तो यही था कि बच्चे इंस्पायर हों और इनको देख के हर साल कोई एक बच्चा भी ये ठाने के मेरे को जिंदगी में इन्हीं जैसा बनना है, तो हमारे समाज में सुधार आने की पूरी गुंजाइश रहती है। और समाज सुधार इन्हीं व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों से होता है। ये लोग ये अपने बच्चों के लिए साथ साथ समाज के बच्चों के लिए आइडियल होते हैं और बच्चा इनको अपना आइडियल मान के और समाज में आगे बढ़े। और रूपरेखा लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन से पहले दिमाग में मन में एक टीस थी कि सतीश जी हैं, हमारे साथी और हैं कई, जितेंद्र जी हैं, नरेश जी हैं, इनके साथ कई बार ऐसा विचार विमर्श हुआ कि हम गांव में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करें। लेकिन कई बार हम स्कूलों में जाके उन बच्चों की लिस्ट भी लेके आए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, ताकि उनको हम गांव की तरफ से मान सम्मान दें और बच्चों में कंपटीशन होगी भाई नेक्स्ट ईयर ये सम्मान ये प्राइज मैंने लेना है, मेरे को फर्स्ट आना है, ताकि बच्चों में कंपटीशन। हर साल दिल्ली में अप्रैल के महीने में रेलवे अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते ये फंक्शन नहीं हो पाया। अब की बार रेलवे ने दोनों अवार्ड फंक्शन इकट्ठे करने का फैसला लिया और इस बार फिर से अंबाला ने बेस्ट रेलवे डिवीजन का अवार्ड प्राप्त किया है। जानकारी देते हुए डीआरएम रेलवे गुरविंदर मोहन सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत, मेहनत और पूरी टीम के गठजोड़ के बाद यह अवार्ड अंबाला डिवीजन को मिला है। इसके अलावा अंबाला डिवीजन में कई और अधिकारियों को भी एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट रेलवे डिवीजन का खिताब यहां अंबाला को मिला है। बता दें कि इस दौरान 22 शील्ड यहां पर पूरे डिपार्टमेंट को दी गई हैं, जिसमें दोनों सालों के अवार्ड सम्मिलित हैं। रेलवे अवार्ड फंक्शन का यहां आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला को बेस्ट रेलवे डिवीजन का अवार्ड मिला। बढ़ते आगे, जहां बहरीन में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में देश के 32 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जी हां, जिनमें से हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें गोलाचीका की रहने वाली माफी का नाम भी शामिल है। बता दें कि माफी एशिया पैरालंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। वहीं माफी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। बता दें कि बहरीन में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ करने के इरादे से ही हम मैदान में उतरे थे और आज मुझे खुशी है कि मेरे खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पे गोलाचीका का नाम रोशन करने जा रहे हैं, जिसमें से माफी एक पैरा एथलीट है। घर वालों ने नाम भी माफी रखा था, शायद इसलिए रखा था कि शायद हमें माफी चाहिए, कुछ इसकी बाजू कटी हुई थी, तो एक बहुत संघर्ष था इस प्राप्त करने के लिए, इस बुलंदी को छूने के लिए। लेकिन माफी के बुलंद हौसले और हमारी कड़ी मेहनत से आज हम इंटरनेशनल स्तर पे जा रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। खेलों में देश के 32 खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनमें से हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है, जिसमें गोलाचीका की माफी भी शामिल हैं। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ फ्रंट के बैनर के नीचे छात्रों का धरना शनिवार को 11वें दिन भी जारी रहा। बता दें कि इस दौरान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने ये धरना जारी रहा। इस धरने को लेकर लिबरल सोशलिस्ट ने भी समर्थन दिया है और छात्रों की मांग को जायज करार कर दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुलपति अजमेर सिंह मलिक दलितों के हितों पर कुठाराघात कर रही हैं। वहीं दलित विरोध होने के चलते उनके धरना देने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक तरफ सरकार चिंता में है तो वहीं दूसरी तरफ उकलाना का प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। दरअसल उकलाना मंडी के सरकारी स्कूलों के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन को डेंगू जैसी बीमारी की कोई चिंता नहीं है। वहीं उकलाना मंडी के सरकारी स्कूल के बच्चों से हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने जब जाकर बातचीत की तो बच्चों ने गहरी चिंता जाहिर की। क्या कुछ कहा बच्चों ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर एक तरफ डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उकलाना का प्रशासन गहरी नींद के अंदर सोया हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर इस तरह की बदबू आती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि जो राहगीर है उनको बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। और ये बड़े ही एक गंभीर चिंता का विषय है कि जो प्रदेश के अंदर डेंगू के मामले बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं उसको लेकर उकलाना का प्रशासन बिल्कुल भी गौर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो यहाँ पर स्कूल के गेट पे मैं मौजूद हूँ, राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो स्कूल के बिल्कुल गेट के सामने जिस तरह एक कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और यहाँ पर जो उपस्थित बच्चे हैं इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं ये कूड़े के ढेरों के बारे में। क्या नाम है जी आपका? गौरव सोनी जी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10वीं कक्षा जी। क्या कहना चाहोगे आपके एक स्कूल के गेट के आगे जिस तरह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और प्रदेश के अंदर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो किस तरह की मतलब आपको एक घुटन महसूस यहाँ पे हो रही है? मैं पहले तो यही कहूंगा जी, प्रदेश में कूड़ा तो है ही, आगे कुत्ता ही मरा हुआ है, आप देख भी सकते हो। ज्यादा डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है, इससे लोगों को दिक्कत भी हो रही है, प्लेटलेट की भी दिक्कत चल रही है, जानते भी होंगे लोग ये। मैं भी ये भी कहूंगा लास्ट में कि जल्दी से जल्दी इसके कुत्ते को उठाए और सफाई भी कराए और बीमारियां को रोके। और डेंगू मलेरिया पता ही है सर आपको, ज्यादा फैल रहा है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा ही गंभीर चिंता का विषय है। जो स्टूडेंट है वो भी खुद ये मान रहे हैं कि जो प्रदेश के अंदर प्लेटलेट पेशेंटों की डाउन जा रही है, मलेरिया के जो मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डेंगू के मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उकलाना का प्रशासन कहीं न कहीं सोया हुआ नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन शोहगी के साथ उकलाना से संदीप कुमार, हर खबर हरियाणा। बढ़ते आगे बात अब झज्जर की करेंगे, जहां रोडवेज डिपो के एक परिचालक के साथ हुई हाथापाई के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। वहीं घटना को लेकर झज्जर डिपो के रोडवेज कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए झज्जर रोडवेज जीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि झज्जर रोडवेज डिपो पर परिचालक अमित के साथ शनिवार की सुबह स्टैंड पर बस लगाए जाने को लेकर वहां मौजूद एक अधिकारी ने न सिर्फ हाथापाई करने का आरोप है, वहीं हाथापाई का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दे दी गई। तो रोडवेज परिचालक के साथ ये हाथापाई का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं रोडवेज परिचालक के साथ हाथापाई का ये वीडियो भी सामने आया है। बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सहकर्मी भी नाराज नजर आ रहे हैं। इसको लेकर यहां ज्ञापन भी सौंपा गया है। और जिले भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे किसानों को बताने के उद्देश्य से जागरूकता वैन शुरू की गई है। बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ये वैन सिरसा जिले के प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे बताएगी। साथ ही किसानों को 31 दिसंबर तक बीमा करवाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। आज ये वैन जो रवाना की गई है, इसमें मेन उद्देश्य इसका ये है कि गांव-गांव में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है करीब 2016 से स्टार्ट है, ये प्रत्येक गांव में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि 31 दिसंबर तक अपना बीमा करवा लें। और जो किसान भाई बीमा नहीं करवाना चाहते वो 7 दिन पहले, क्योंकि ये ऐच्छिक है, 7 दिन पहले अपने बैंक ब्रांच में जाके वो अपना एक डिक्लेरेशन फार्म भर के दे दें, ताकि उसका पहले उसकी जो फसल है वो चेंज करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, वो डिक्लेरेशन अपना फॉर्म दे दे। तो गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार ये वैन करेगी। बता दें कि इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैन को हरी झंडी दिखाई है और रवाना किया है। वहीं इस दौरान ये जागरूकता वैन की शुरुआत लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को की गई। पीएम फसल बीमा योजना का ये प्रचार करने के लिए जागरूकता वैन की शुरुआत हुई। अब गांव-गांव में ये प्रचार किया जा रहा है और लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की जा रही है।
बात अब करनाल की करेंगे, जहां जेल में एक 37 वर्षीय कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण छाती में दर्द बताया जा रहा है। वहीं पीड़ा में अमित को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। वहीं मृतक के पिता रामचंद्र ने बताया कि उसका बेटा अमित शहर के करीब 8 अस्पतालों में केयरटेकर के काम का ठेका लेता था। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनको जेल प्रशासन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अचानक मौत होने का कारण जेल प्रशासन को उन्हें बताना चाहिए। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अमित की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मौत का कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं केस गवाही पे चल रहा था। 22 तारीख ने मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। बोला पापा मेरी जमानत वहाँ गई, गवाही हो जाती, वकील कह रहा भैया हाईकोर्ट में तेरी जमानत लगा देंगे, जमानत हो जाएगी। आज मैंने उसकी मुलाकात पर जाना था शनिवार में, हमें शनिवार ना हुआ। अभी रात उसका पता लगा तो पूरे हो गया। ये अभी अचानक क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में। तो आपने डॉक्टर से बात की होंगी, पुलिस कर्मी? डॉक्टर तो वहाँ ट्रामा सेंटर वाले से नुकरे भी पूरे आने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। और इसी के साथ खबर एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।